flux represents total number of electric lines of forces which are crossing from one side of an area to the other side of an area. इसके लिए हम यूनिफॉर्म फील्ड लेंगे और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उसके सरफेस के नॉर्मली होती है। इसको आप ध्यान रखिए बस। अब पॉइंट आता है ऐसा हम क्यों करते हैं? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नॉर्मली होती है, लेकिन पॉइंट आता है कि जो हम फील्ड लेते हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड हम क्यों लेते हैं? इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि एक सरफेस एरिया बेटा हमने ये लिया, ये हमने कोई सरफेस एरिया लिया, राइट। इस तरीके से हमने यहां पर सरफेस एरिया लिया, इस तरीके से ये है सरफेस एरिया। ये हमने एक डायरी ली है, इसका सरफेस एरिया ये है, राइट। और इस सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, यानी इस डायरी के सरफेस के नॉर्मली ये इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। यदि बोर्ड में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हमने ऐसे बनाया है। और इसकी डायरेक्शन ये आएगी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्रॉस कराना है, तो क्रॉस कराने के लिए हमें फील्ड कैसा लेना पड़ेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट आया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों लें? तो यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब फिर एक बार रिकैप कर देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। मतलब है लाइंस ऑफ फोर्स की बीच की दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब है कि बीच की दूरी यदि बराबर होगी तो उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन सभी की कॉमन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया? यूनिफॉर्म फील्ड ले लिया। और जब यूनिफॉर्म फील्ड मैंने ले लिया तो यूनिफॉर्म फील्ड से फायदा क्या हुआ? कि फायदा ये होगा कि हर यूनिट एरिया से बराबर बराबर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी। और जब बराबर बराबर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी तो इसके माध्यम से सरफेस एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है उनका नंबर हम डिफाइन कर लेंगे। इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड लेते। यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यदि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो हर यूनिट एरिया कहीं से कम लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी, कहीं ज्यादा करेंगी। और बिकॉज अब लाइंस ऑफ फोर्स को देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इमेजिनरी है, तो इसलिए हम फ्लक्स को डिफाइंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस में डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइंस है। इसलिए नंबर देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए काउंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वाले केस में किसी भी हर यूनिट एरिया से कहीं ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करेंगी, कहीं कम करेंगी। इसलिए यहां पर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं। अब दूसरा बात है, ये क्रॉस कर रहा है। कौन क्रॉस कर रहा है? ई क्रॉस कर रहा है। तो जो क्रॉस कर रहा है किससे? इस सरफेस एरिया से, इससे। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ई के पैरेलल होना जरूरी है। तो यहां पर ये पैरेलल है, क्लियर। अब यदि हमने एरिया वेक्टर कोई दूसरा ले लिया, इस तरीके से ले लिया, और जब एरिया वेक्टर हमने इस तरीके से लिया, मतलब हमने इस तरीके से ले लिया, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बेटा इस तरीके से हो जाएगी। तो एरिया वेक्टर आपका ये हो जाएगा। अब आप देखिएगा, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करनी है तो हमें यूनिफॉर्म फील्ड लेना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म फील्ड मैंने ले लिया। अब यहां पर जब मैंने यूनिफॉर्म फील्ड लिया तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। अगर थीटा एंगल बना रहा है तो क्या होगा कि हमें एरिया में कौन क्रॉस कर रहा है? ई। किससे क्रॉस कर रहा है वो चेक करना पड़ेगा। तो वो क्रॉस का मतलब है कि ई की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के पैरेलल होना जरूरी है।
अब यहाँ पे तो पैरेलल है, लेकिन यहाँ पर ई की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के पैरेलल है ही नहीं, इसलिए हमें आपको एरिया वेक्टर के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, और वो वाला कंपोनेंट हम लेंगे जो एरिया वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा, और उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप देखिए बेटा, ए कॉस थीटा इसके पैरेलल आ रहा है और ए साइन थीटा इस तरीके से आ रहा है। मतलब है ए कॉस थीटा जब इधर आ रहा है तो मतलब ये वाला है, और ए साइन थीटा ऐसे आ रहा है तो ये वाला है। मतलब इससे कोई लाइंस क्रॉस नहीं करेंगी, इससे कोई फ्लक्स नहीं होगा, नो फ्लक्स। ए साइन थीटा से कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि एरिया वेक्टर ही आ रहा है और इससे लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर ही नहीं रही। ए कॉस थीटा से एरिया वेक्टर ए कॉस थीटा इधर है, इससे लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है, इससे फ्लक्स कंसीडर कर लिया जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ई वेक्टर के यदि पैरेलल है तो आप मैथमेटिकली फ्लक्स को सीधा निकाल सकते हो। यदि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ई के पैरेलल नहीं है तो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट ई के पैरेलल लेंगे, है ना, वो कंपोनेंट फ्लक्स दे देगा, और जो कंपोनेंट पैरेलल नहीं है वो फ्लक्स नहीं देगा, वो फ्लक्स नहीं देगा। अब पॉइंट आया कि फ्लक्स निकालेंगे कैसे। हर यूनिट एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं? ई यूनिफॉर्म फील्ड है, तो एरिया से, क्योंकि यहां पर ये ई लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है और ये पैरेलल है, तो हर यूनिट एरिया से बराबर बराबर लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस कर रही है। इससे साबित हो रहा है कि हर यूनिट एरिया से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती है? ई। तो ए एरिया से कितनी करेंगी? ई ए। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा यहां पर? ई ए। इस वाले केस में फ्लक्स, इसे बोलते इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर बेटा देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, कितनी लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं? ई। कितने एरिया से? ए कॉस थीटा से। तो यहां पर फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, यहां पर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले सरफेस एरिया से हो जाएगा। तो जनरली इसको देखते हुए आपका यहां पर फॉर्मूला फाई का बन गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई वेक्टर, क्योंकि ई भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और यहां पे आप देख रहे हो कॉस थीटा आ रहा है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब ई भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको हम बेटा लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। यदि एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर। अंडरस्टैंड और नॉट? तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए ये कंपलसरी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमें लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर यूनिट एरिया से बराबर बराबर लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस करती हैं यदि हम यूनिफॉर्म फील्ड लेते हैं। लेकिन फ्लक्स को डिफाइन करने के लिए ई वेक्टर की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। यदि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के नॉर्मली होती है, इसलिए आपको ध्यान देना है यदि वो पैरेलल नहीं है, यदि एंगल थीटा बन रहा है, तो आपको एरिया वेक्टर के कंपोनेंट वो वाला लेना है जो ई वेक्टर के पैरेलल होगा, और ई इंटू ए कॉस थीटा कर दोगे, या ई का वो एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे जो ई वेक्टर के पैरेलल है, और वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी है, एरिया वेक्टर ए है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट ए वेक्टर। यदि हम स्मॉल टेकन एरिया वेक्टर लेते हैं तो बी डॉट डी एस वेक्टर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है।